हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे राजा राम मोहन राय और उनके कार्यों के बारे में। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और बातें भी करेंगे राजा राम मोहन राय और उनके कार्यों से संबंधित। 1828 में बच्चों राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना करी गई, जो ब्रह्म समाज के रूप में परिलक्षित हो जाता है। प्रश्न पूछने के जो स्तर हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी गई? 1828। किसने करी? राजा राम मोहन राय ने। अब देखिए, सीडीएस के अंदर एक प्रश्न देखा गया था, निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज का जो लक्ष्य था या निम्नलिखित में से वह कौन सा विचार है जिसमें राजा राम मोहन राय ईश्वरचंद्र विद्यासागर से एकमत नहीं थे, जबकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर स्वयं ब्रह्म समाज से बड़े प्रेरित होते हैं और ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए बात करते हैं। जब राजा राम मोहन राय की बात करी जाती है तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के उन्मूलन की बात करते हैं, छुआछूत के उन्मूलन की बात करते हैं, मूर्ति पूजा के विरोध की बात होती है, एकेश्वरवाद की बात होती है। ये सभी ब्रह्म समाज के सिद्धांत हैं। एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध करना, छुआछूत का विरोध करना, स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों की दशा में सुधार करना, सती का विरोध करना। लेकिन जब बात आती है विधवा पुनर्विवाह की, तो वहां पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवाओं के पुनर्विवाह की बात करते हैं और राजा राम मोहन राय विधवाओं के दशाओं की सुधार की बात तो मानते हैं कि उनकी सुधार होना चाहिए और सुधार को किया जाना चाहिए, लेकिन मार्ग वो तपश्चर्या को बोलते हैं कि एक विधवा जो है उसने तप और एक साध्वी का जीवन जीना चाहिए और उसके साथ एट्रोसिटीज नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, बस वो डिपेंड करता है बेटा आप लोग पढ़ किस परीक्षा के ले रहे हैं। क्लियर है गाइस? बात करते हैं कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, इनका मुख्य लक्ष्य यह था कि सती प्रथा को तो उन्मूलन किया जाए। राजा राम मोहन राय उसके लिए एक लंबा आंदोलन चलाते हैं। तो 1829 में 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है जिसे बोलते हैं हम 17th एक्ट, 17वां अधिनियम। 17th एक्ट, 17वां अधिनियम। इसके द्वारा किसी भी स्त्री को जीवित जलाना, किसी भी विधवा स्त्री को जीवित जलाना एक अपराध घोषित कर दिया जाता है। दैट मीन्स सती का उन्मूलन कर दिया जाता है। तो 1829 में विलियम बेंटिक सती के उन्मूलन के लिए आदेश पारित कर देते हैं। राजा राम मोहन राय क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो विषय हैं उनमें भी एक एक्सपर्टीज रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों में ये अपने एक्सप्रेशंस हमेशा अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। तो शायद ये एक बहुत बड़ी वजह रही हो कि अकबर द्वितीय के द्वारा अपने एक मामले को ब्रिटेन में रानी की अदालत में, प्रिवी काउंसिल में प्रस्तुत करने के लिए राजा राम मोहन का चुनाव किया गया हो और राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा गया। और अकबर द्वितीय के द्वारा ही राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी दी गई और 1830 में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन चले गए अकबर द्वितीय के उस मामले के सिलसिले में, और राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी भी अकबर द्वितीय, मुगल एम्परर अकबर द्वितीय के द्वारा दे दी गई। ब्रिटेन के प्रवास के दौरान ही 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। ब्रिटेन में एक जगह है, लंदन में ब्रिस्टल, एक जगह है ब्रिस्टल, जहां राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, जो तथ्य अभी तक हमने पढ़े थे उससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल की, प्रश्न बन जाएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? बंगाल में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। इस तरीके से प्रश्न, आपका उत्तर है ब्रिटेन में। प्रश्न ऐसा बन सकता है निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? सामान्य प्रश्न है, अकबर द्वितीय के द्वारा। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के विचारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विचार, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध में बात करते थे। राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे।
राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, इनमें से कोई नहीं। सामान्यतः प्रश्न का स्टैंडर्ड होता है। ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में थे। उत्तर है इनमें से, उत्तर क्या बनेगा कि राजा राम मोहन राय विधवा की स्थिति के सुधार होने के समर्थन में थे, लेकिन पुनर्विवाह के बजाय वो तपश्चर्या, एक साध्वी के जीवन को क्या करते थे, एक प्रमोट करते थे कि ये साध्वी का जीवन अगर जीते हैं तो ज़्यादा लाभदायी होगा, क्योंकि जीवन के अंदर एट्रोसिटीज़ एक बार आने के पश्चात हो सकता है बारंबार कुछ हो सकता है, कोई भी उनका विचार रहा। ठीक है, ज़्यादातर लड़के इस प्रश्न का उत्तर टिक करके आते हैं, इनमें से कोई नहीं। और जो प्रश्न जो मैंने भी आपके साथ रखा था कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के विचारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कथन कौन सा सत्य नहीं है कि विधवा पुनर्विवाह जो है वो उसमें पुनर्विवाह के समर्थन में न होकर विधवाओं की स्थिति के सुधार के समर्थन में थे। अब जो ये प्रश्न था ये CDS के लिए, NDA के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन थे वो SSC, Y ग्रुप और X ग्रुप इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों जो भी तुम पढ़ते हो उसको उस स्टैंडर्ड पे जाके पढ़ो, उसको उस स्तर पे जाके पढ़ो, और पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं। हमेशा अच्छा पढ़ते रहिए, हमेशा अच्छा सीखते रहिए, और एग्ज़ाम के अपनी परीक्षा में सफलता के नज़दीक जाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के जो पूरा लोग हैं, जो उसका समुदाय है, या राजा राम मोहन राय के जो फॉलोअर्स हैं, अब उनका नेतृत्व कौन करते हैं? तो यह नाम आता है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर का, जो कि 1842 में 1842 में ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो 1839 में ही तत्वबोधिनी सभा स्थापित करते हैं, और तत्व का मतलब होता है सार, एक फिलोसॉफिकल वर्ड है तत्वबोधिनी सभा। सार जो है किसी भी चीज़ का सार, यदि हम मनुष्य के जीवन के सार की बात करेंगे तो ब्रह्म है वो। आपके जीवन के अंदर का सार क्या है? ब्रह्म है। आप अपने अंदर ब्रह्म को ढूंढते हैं, आपका तत्व जो है, आपका जो सत्य है वो ब्रह्म है। तो कहीं ना कहीं ब्रह्म समाज से बड़े प्रभावित हैं। तत्वबोधिनी सभा ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित होती है, इसके विचार ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा और ब्रह्म समाज को मर्ज कर देते हैं, और देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को के एक अग्रसारक के तौर पे नज़र आते हैं। अब वो ब्रह्म समाज को आगे लीड करते हैं, ब्रह्म समाज का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो फैमिली की ही लीगेसी है कि जो लंबे समय से देश के अंदर सुधार, वैचारिक वैविध्य को स्वीकार्यता और हमेशा आगे एक प्रोग्रेसिव विचारों का समर्थन में खड़े होने वाले फैमिली है। तो वहाँ से एक रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें हम गुरुदेव के रूप में देखते हैं, जिनकी कृतियाँ जनगण मन और अमार सोनार बांग्ला दो देशों के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किए जाते हैं। तो ये महान विभूति महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र हैं। तो यहाँ पर अब क्या होना शुरू होता है? क्रिश्चियनिटी लगातार बढ़ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही है, हिंदुस्तान के अंदर ब्रह्म की बात करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात डर बना रहता है कि कहीं हिंदुज़म ख़त्म ना हो जाए। क्रिश्चियनिटी लोगों को एल्यूर करना शुरू करती है, उनको अपनी तरफ को लाना शुरू करती है। तो दोनों ही तरफ से भारतीय संस्कृति और पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा जैसा या चेतावनी जैसी देखने को मिलती है। ऐसे में एक प्रखर वक्ता जो दर्शन के एक बहुत अच्छे जानकार हैं, आचार्य केशव चंद्र सेन, वो आर्य समाज को, जो वो ब्रह्म समाज को क्या करते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं 1858 में। और ये ब्रह्म समाज को जब ज्वाइन करते हैं तो देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को उपाधि प्रदान करते हैं आचार्य की। ये आचार्य के रूप में ब्रह्म समाज के अंदर जाते हैं। प्रश्न कैसे बन सकते हैं? अब इन्हीं दो तथ्यों से, इन तीन तथ्यों से प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। साधारण प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर। सामान्य सा प्रश्न है।
फैक्चुअल प्रश्न है। अब इससे थोड़े से ऊपर की तरफ को चलते हैं। प्रश्न पूछा गया था, राजा राम मोहन राय के पश्चात वह कौन महापुरुष हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था? देवेंद्रनाथ, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न पूछा जाता है, केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्यों? क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर के ही माध्यम से ये इनको ज्वाइन करवाते हैं ब्रह्म समाज, और वहां पर वो क्या टाइटल देते हैं? आचार्य की टाइटल। बहुत प्रखर वक्ता हैं, दर्शन के बहुत अच्छे जानकार हैं, और जो वैदिक ज्ञान है उसको बड़े अच्छे से बहुत स्पष्ट ढंग से प्रदर्शित करते हैं, रखते हैं, और इनके प्रभाव से बहुत ज़्यादा मिशनरीज़ का जो प्रभाव होता है वो कम होना शुरू होता है। ब्रह्म समाज फलीभूत होना शुरू होता है, आगे की तरफ को बढ़ना शुरू होता है, उसका प्रसार होना शुरू होता है। प्रसार होना शुरू होता है तो वैचारिक मतभेद होने पैदा होते हैं। अब जब वैचारिक मतभेद पैदा होते हैं तो 1866 में, 1866 में जो वैचारिक मतभेद आचार्य केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में पैदा होते हैं, वो ब्रह्म समाज को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। अब यहाँ आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से दो अलग अलग ग्रुप जन्म लेते हैं। आदि ब्रह्म समाज के उन विचारों का समर्थक है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा दिए जाते हैं, या राजा राम मोहन राय के द्वारा जिनका प्रवर्तन किया जाता है। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के कुछ नए विचारों को भी क्या करता है? स्वीकारता है। तो केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के प्रवर्तक, और आदि ब्रह्म समाज के प्रवर्तक या आदि ब्रह्म समाज के जो नेतृत्व करता है वो कौन होते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। अब आदि ब्रह्म समाज जो है, यहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं लोगों के बीच में, और एक स्थिति पैदा होती है बच्चों 1878 में। 1878 में जब आचार्य केशव चंद्र सेन अपनी 13 वर्ष की आयु की बालिका का विवाह कूच के महाराज के साथ कर देते हैं, तो केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर्स होते हैं, जो भारतीय ब्रह्म समाज के जो मानने वाले लोग होते हैं, वो केशव चंद्र सेन के विरोध में हो जाते हैं, और केशव चंद्र सेन जो होते हैं वो भारतीय ब्रह्म समाज से अपने आप को अलग कर लेते हैं और एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं बच्चों? साधारण ब्रह्म समाज की। ठीक, तो अभी तक जो हमने तथ्य देखे उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न पूछा जा सकता है भारतीय ब्रह्म समाज की। अब ये प्रश्न बड़ा है, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ब्रह्म समाज इन इंडिया, दोनों में फर्क है। राजा राम मोहन राय established ब्रह्म समाज इन इंडिया एंड केशव चंद्र सेन established ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। कन्फ्यूजन पैदा होता है, लेकिन ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, खास तौर पे सीडीएस में और एनडीए में। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब कोई प्रश्न एक बार सीडीएस, एनडीए या किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो जब आप परीक्षा की तैयारी करते हो तो उस प्रश्न को थोड़ा सा महत्वपूर्ण मानते हुए याद रखें, क्योंकि हो सकता है कि जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं उस परीक्षा में वो प्रश्न देखा जाए। प्रश्न एक बार पूछा गया था कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है? आचार्य केशव चंद्र सेन। तो यहां तक ब्रह्म समाज का एक जो राजा राम मोहन राय से शुरू किया गया था और ब्रह्म समाज किस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है, वहां तक हमने बातें करी हैं और किस प्रकार के प्रश्न हमारे बने हैं वो हमने बात करी है। अब एक बात करते हैं कि जब आचार्य केशव चंद्र सेन 1866 में अलग होते हैं, इनको हटा दिया जाता है, इनसे आचार्य की उपाधि भी वापस ले ली जाती है। अब एक केशव चंद्र सेन है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य केशव चंद्र सेन से ब्रह्म समाज के आचार्य की उपाधि कब वापस ले ली गई? आंसर है 1866। ठीक, अब
आचार्य केशव चंद्र सेन जब हटते हैं यहाँ से तो एक परमहंस सभा है बच्चों। एक कौन सी सभा है? परमहंस सभा। महाराष्ट्र में ये स्टैब्लिश होती है 1848-49 के आसपास। परमहंस सभा जो है एक सीक्रेट एसोसिएशन है, एक गुप्त संगठन है, लेकिन परमहंस सभा के अधिकांश जो मानने वाले लोग हैं वो ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज की शिक्षाओं से प्रभावित हैं। तो आचार्य केशव चंद्र सेन जब अलग होते हैं तो महाराष्ट्र में उनका जो उनकी आत्मीयता है वो बढ़ती है आत्माराम पांडुरंग और महादेव रानडे से, एमजी रानडे से। तो महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग से मुलाकात होती है, बढ़ती है, क्योंकि ब्रह्म समाज से परमहंस जो सभा है वो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को मानती है। और आचार्य केशव चंद्र सेन दक्षिण और महाराष्ट्र की तरफ की यात्राएं करते रहते हैं ब्रह्म समाज के विस्तार के लिए, उसके विकास के लिए। तो इनसे प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं और ये प्रार्थना समाज परमहंस सभा का उत्कृष्ट रूप माना गया है। प्रार्थना समाज परमहंस सभा का उत्कृष्ट रूप माना गया है। अब प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? महाराष्ट्र के अंदर की या महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला सबसे आरंभिक धार्मिक सुधार संगठन का नाम बताइए। तो सबसे आरंभिक धार्मिक और सामाजिक सुधार संगठन अगर महाराष्ट्र के अंदर हम बात करते हैं तो वो क्या है? परमहंस सभा। अब इसी से ये सामान्य सा प्रश्न बना, सीडीएस के अंदर देखा जा सकता है, असिस्टेंट कमांडेंट में देखा जा सकता है, एसएससी या वाई ग्रुप या एक्स ग्रुप के अंदर जो प्रश्न देखा जा सकता है, प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? आत्माराम पांडुरंग। उनको प्रेरणा किन्होंने दी? केशव चंद्र सेन ने उन्हें प्रेरणा दी। यदि हम बात करेंगे कि प्रमुख लोग कौन थे प्रार्थना समाज के स्थापना और उसके प्रसार के पीछे, तो वहाँ आप केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानडे तीनों को ले सकते हैं। तो 67 में यही परमहंस सभा जो है ये उत्कृष्ट रूप है। प्रार्थना समाज किसका? परमहंस सभा का उत्कृष्ट रूप है। अब अगर यही प्रश्न पूछ लिया गया एनडीए में कि परमहंस सभा का उत्कृष्ट रूप निम्नलिखित में से किसको माना गया है? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, या कोई इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से प्रश्न आपको दे दिया। तो जब बच्चों पढ़ते हो आप तो थोड़ा सा ठहर के पढ़ो, रुक के पढ़ो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, प्रश्न मिलेंगे आपको। यहाँ जब आचार्य केशव चंद्र सेन आर्य समाज से हटा दिए जाते हैं और प्रार्थना समाज की तरफ को आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब ये घटना घटित होती है, कौन सी? जब आचार्य केशव चंद्र सेन अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं कूच के महाराजा के साथ और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे वो हाशिए में चले जाते हैं। और इस प्रकार एक जो विद्वान हैं, जो दर्शन के विद्वान हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो एकदम ब्रह्म समाज के एक मुख्य आचार्य से होते हुए अंतिम दौर पे एक गुमनामी के दायरे में निकल पड़ते हैं। तो फिर वो एक गुमनाम के रूप में क्या हो जाते हैं, फिर मतलब वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पाते हैं, ना धार्मिक में और ना सामाजिक सुधारों में। तो यहाँ तक आपके पास जो ब्रह्म समाज से संबंधित लगभग सभी जो तथ्य थे उससे जुड़े हुए बच्चों आपने सीखे, समझे। प्रश्नों को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, कैसे बन सकते हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। जब भी पढ़ें इसी पैटर्न पर पढ़ें और अपने आप भी जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको सोचें कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस।